करने। चलो छोड़िए, पढ़ते हैं अपन। जो आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मेरा काम है इसको कंप्लीट करना। कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ काम दूंगा वो कर लेना। दीपावली की छुट्टियों में छुट्टियाँ आपकी कब से? गुरुवार से शुरू हो जाएगी छुट्टियाँ। चलो ठीक है। विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति और अनुभव। देखोगे तो पीटी के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेंस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, परंतु ये है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि पोस्ट मतलब होता है ना, स्वतंत्रता के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ज़रूरी है, या फिर ऐसे वैसे के लिए तो ज़रूरी तो है, डायरेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनकी अपनी रेसा रेसे ज़िंदगी नए सिरे से बननी पड़ी। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्य भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गई, कईयों की जिंदगी पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसहार हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रख सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदे और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरे तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। आप सोचो, उस टाइम ये कैमरे में लिया गया चित्र है। बंटवारे कुछ अनुभव। यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही है जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय थे। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्हें 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। मतलब खुद सोचो ना कि जो पहले पड़ोसी भाई बंधुओं की तरह रह रहे थे, पर जब जैसे विभाजन की घोषणा हुई, लोग एक दूसरे को मारने लग गए, रेप करने लग गए। और सोचो वही लोग, ऐसा नहीं तो भाई कोई दूसरे लोग थे, पर वही होता है। सोचो कितना बड़ा अंतर हो जाता है कि राजनीतिक आधार पर लोग जब बढ़ जाते हैं तो चीज़ें कहाँ तक कितने लेवल पर खतरनाक हो जाती हैं। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों में कहाँ थी कविता? आप इतनी देर से टाइम पे आया करो, क्लास लापरवाही मत करो। चलो, मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना जरूरी था उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपी अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन में मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर मैं लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल है। मेरा मतलब, मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू ज़िले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 के इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। अब देखो भाई, कोई भी हो जो वर्चस्वशाली होगा ना, वो शोषण करता ही है। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वही एकमात्र मुस्लिम नौजवान है जो जिंदा बचे। अपने पूरे खानवान को पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा को मदद को तो राजी हुई, मगर बोली, बेटा, अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना
और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा सारी रात मर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पाँव फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप ज़मीन पर लेट गए और बूढ़ी माँ ने उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटे बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है? और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठी और बंदूकों से उस ढेर में ज़िंदगी का आसार तलाशने लगे। सोचो इसे कितनी खतरनाक चीज़ पता लगती है कि मतलब जब लोग हिंसा पे उतारू होते हैं तो सोचो जिंदा लाश, मतलब मुर्दा लाशों में ढेर करेंगे, कोई जिंदा तो नहीं है। कोई चिल्लाया और अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल को कूंदा, जोर से अब्बा की अंगुलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किस तरह कुछ सेकंड तक ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते हुए सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुँचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर चुका रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं हिंदू नहीं सिख खानदान से हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मज़हब क्या है। आप केस भी नहीं रखते हैं और मुसलमान भी नहीं हैं। सो मेरे लिए आप हिंदू ही है और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वो इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। सोचो, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ें समझने को मिलती है भाई। लोग पहली बात असली अर्थों में धर्म को समझते ही नहीं है। धर्म कभी भाई मारने काटने की आज़ादी, अगर ऐसा धर्म है तो फिर वो धर्म है ही नहीं जो हिंसा करने की आपको आज़ादी दे रहा है। और जो भी निर्मम हत्याएं है, चलो आपको कोई सामने कोई प्रतिरोध दिख रहा है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपके जान लेने पे उतारू है, वो सब चीज़ें एक अलग मामला है। पर जो बेचारे जिन जनता का कोई हाथ ही नहीं है। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोध करता दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में। मैंने जगह की तलाश में हॉस्टल गया और वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा आप हिंदुस्तानी हैं इसीलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता मगर आपको चाय पिला सकता हूँ। और एक किस्सा सुनाता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता, मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुका छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास वाले कैथेड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से। रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया। ये सिख मुझे तो ख़त्म ही कर देगा, पर और कोई चारा ही नहीं था इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था पर यहाँ पंजाबी बोलने वाला मुसलमान मिलते ही नहीं है। सोचो कितना विडंबकारी है कि जब लोग कल्चर को छोड़ के जब इधर से उधर हुए लोग, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए। सोचो 1 करोड़ लोग, कितनी बड़ी संख्या, कितना कल्चर, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग परिवार ख़त्म हो गए। और दूसरी बात मान के चलो जो लोग जिंदा हो गए इधर उधर आए, ना कोई संपत्ति ना कुछ है। और सब जो कल्चर, वो जो कल्चर मतलब भाई बहन उनके जो भाई पड़ोसी गांव, वो सब खत्म हो गया। तो उनके जीने भी क्या मतलब है? ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी को बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि मैं पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओह हिंदुस्तानी। मैं समझा था कि आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ। वह अड़ा ही रहा, ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन और हमेशा रहेंगे। यही तो कारण है जो लोग ऐसे लोग तो वही कारण है। इसीलिए तो आज भी जो
है, चल रहा है ये ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट। अब होलोकॉस्ट मतलब जैसे वहाँ पे जर्मनी में हुआ था, जर्मनी ने, हाँ, हिटलर ने, याद करो अपन पढ़े भी थे वर्ल्ड हिस्ट्री में होलोकॉस्ट की घटना, अगर आप लोगों को याद होगा तो 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे अपन। तो उसमें क्या हुआ था याद करो, यहूदियों को एक जगह जाके जला के, एक कमरे में जहाँ कुछ भी जगह नहीं होती, तो वहाँ सोचो वहाँ तो कुछ ही लोग वो होता था हैं, जैसे बस वगैरह कुछ ऐसा कुछ था वहां पे, हाँ, ऐसे मतलब वो केमिकल रखते डाल थे। के जो भी है, मतलब बहुत खतरनाक मौत दी जाती थी। सोचो ये तो उल्ट से भी खतरनाक है, वहाँ तो पता तो है व्यक्ति मर मर रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं कब कौन मार देगा। अभी जो स्मरण पेश किए गए उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है, कई लाखों लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों को बलात्कार और अपहरण हुआ था। अब देखो, वही मैं बताता हूँ भाई, कभी भी इतिहास में याद रख लेना, इतिहास में चीज़ें बताता कोई नहीं है, पर ये हकीकत है, जहाँ पे भी दंगाई होगा, चाहे कुछ भी हो, महिलाओं का शोषण जरूर होगा। और महिलाओं के कारण कभी भी है ना इतिहास में लड़ाइयाँ नहीं हुई है, अगर आप देखोगे तो, मतलब महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से, जैसे अब आप सत्ता का विभाजन करने वाले कौन थे, जिन्ना थे, नेहरू थे, ये सब थे, पुरुष ही थे ना, महिलाओं का क्या था उसमें, महिलाओं से कोई पूछा गया कभी? पर सोचो उनके साथ तो घटनाएं घटती है। करोड़ों उजड़ गए रातों रात, अजनबी ज़मीन पर रिफ्यूजी शरणार्थी बन गए। इन इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल जानकर विद्वानों के अनुमानों में मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। ये तो अनुमान है, वो पता नहीं कितने लोग मरे हैं। शायद ये अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई, सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे उन्होंने छाया सीमा, शेडो लाइन, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी। सिर्फ ठोकर खाई, वो बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे, दोस्त रिश्तेदार पिछड़ गए, वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए, बचपन की यादें उनसे छीन ली गई और अपनी स्थानीय क्षेत्रीय संस्कृति से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। सोचो कितनी बुरी स्थिति थी। और है ना, देखना जो मतलब पता नहीं क्या ही है लोगों में, जैसे यहाँ के जैसे लोग हैं, जैसे जो यहाँ हमारे शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से, उनको आज भी लोग, सोचो पीढ़ियाँ कितनी गुजर गई यार, लगभग 75 साल हो गए, लोग आज भी उनको ना मतलब उस मानसिकता से देखते हैं, अरे ये तो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं। मतलब उन पे, मतलब पहली बात तो राष्ट्रीयता का भी खतरा रखता है कि भाई ये तो कुछ ही नहीं भैया, आज ही पाकिस्तानी है। या दूसरा ऐसी मानसिकता रखते हैं उनके प्रति कि यार ये तो देखो फ्री पॉकेट में सरकार ने इनको ज़मीनें दे दी थी उस टाइम। और सोचो कि ये नहीं सोचते कि उन्होंने भाई कितना बड़ा त्याग करके उन्होंने राष्ट्र को चुना है, कितना घर बार छोड़ के आए, अभी शरणार्थी रहे, मान के चलो सरकारों ने उस टाइम कुछ कुछ इनके लिए कुछ ज़मीनें दे दी, आज उनकी कीमत बढ़ गई, तो इनकी सिली गलती है इसमें भाई, पर लोग जलते हैं इन चीज़ों से। जैसे नेहरू विहार में ही है, लोग गाली देते हैं इनको, क्या ही करोगे। बैलगाड़ी पर अपने परिवार और सामान के साथ 1947, सोचो क्या यह महज एक विभाजन या एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले की दोनों तरफ पूरी की आबादी को दुश्मनों की तरह सफाई कर देने के लिए सुनिश्चित कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने 1947 को अक्सर हुई दूसरी शब्दों में व्यक्त करते हैं मार्शल लॉ, मारामारी और रोला या हुल्लड़, विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कारों, आगजनी और लूटपाट की बातें करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस, होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है इस सामूहिक जनसार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या है, संज्ञा और सब सही है। आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन देखी, मैंने बोल रहा था ना, जर्मनी में अपन हिटलर के नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा था। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह आशा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोप होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फ़र्क ही नहीं था, या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चल रही, जबकि नाज़ी जर्मनी में यह हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदाय के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी, याद रखना। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका आरएसएस, मतलब ये आरएसएस कभी नहीं बताएगा इसमें हमारा क्या योगदान था, मतलब बहुत खतरनाक योगदान था ये। मतलब ऐसा नहीं, उधर मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें भी थे ऐसे संगठन, पर मैं बता रहा हूँ कि जो इधर से जो ये मतलब मुसलमानों को जो मारने के लिए थे वो आरएसएस जैसे संगठन थे उस टाइम, याद रखना।
अब ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने उस टाइम कितने लोगों के साथ बलात्कार किया, कितने लोगों को मारा। है मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग आज अपने आप को जो कुछ भी हो, मतलब गांधी में गलतियाँ देख लेते हैं, खुद के अंदर गलतियाँ नहीं देखते हैं। यही तो होती है ना भाई। इंसान सबसे बड़ी याद रखना कि जो इंसान अपने अंदर झांक सकता है ना, तो भाई मैं कितना सही हूँ कितना गलत, तो वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं खुद ही जब जीवन में मेरा खुद का मुझे पता है मैं कितना अच्छा बुरा हूँ, तो मैं कि दूसरे के बारे में क्या ही कमेंट करूँ। रूढ़ छवियों का ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज है। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ। अब देखो, अब ये कलंक लग गया एक तरीके से। उनके कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं। और ये हकीकत है आज मेरे बीजेपी जो आरएसएस यही तो विचारधारा फैलाती है लोगों के। बोलते हैं कि जहर की राजनीति खेल रहे हैं लोग। हमलावरों के वंशज है, जबकि हिंदू दयालु है, उदार है, शुद्ध है, जिन पर हमला किया गया उनके वंशज है। पत्रकार आर.एम. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी छवियों की कमी नहीं है। अब देखो पाकिस्तान में वैसा ही है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी तो यही है। वहाँ हिंदुओं को कहाँ जीने दिया जाता है, सब एक जैसे ही हैं भाई। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहु ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। देखो इसलिए बोलते हैं पाकिस्तानी जो लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, क्योंकि अब देखो ना, जब वो उनके जो कल्चर में सोचो, ये जब उनके सामने निकल रही है बताइए हिंदू जो है काले काले होते हैं, तो सोचो जब ये परिकल्पना आ रही है तो है रंग भेद देती। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं में उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलत फहमियों की बार बार आलोचना करते रहते हैं, लेकिन दोनों ही देश में घृणा के स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, गणनाएं और छवियां और पहचानें रच दी है कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती है चली जा रही है। ये नफरतें सामुदायिक टकराव से साफ झलकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकराव ने इन पिछली स्मृतियों जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदाय के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उन प्रलयंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे थे उनके स्थानों पर उनका विच्छेद हो गया। भाई ये लोग समझ ही नहीं सकते ये चीज़ कितना बड़ा खतरनाक चीज़ है। भाई आप घर से 10 दिन बाहर नहीं रह सकते, सोचो ये लोग जो सालों से वहाँ रह रहे थे। लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, कि आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। फिर 1928 में जाके विरोध करते हैं। ये विरोधाभास दिखता है कांग्रेस की राजनीति। तो मतलब जो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं वो सही है, एक तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है भारत पाकिस्तान के विभाजन करने में। कांग्रेस की राजनीतिक जो वो है गलती है। समझौते ने कांग्रेस के मध्य वर्गीय, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। अरे बहुत बड़ी गलती थी। विभाजन क्यों और कैसे हुआ, एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार भारतीय भी और पाकिस्तान भी ये मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की ये समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। ये इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुई हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है। लेकिन तर्क इस बात का अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़े का इतिहास मिलजुल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिमों के झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते हैं कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र, जिनको 1919 में विस्तार किया गया, कि सांप्रदायिक राजनीति की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अब ये चीज़ यार, अब ये कारण है। सबसे पहला अंग्रेजों फूट डालो की राजनीति, वहाँ को उनको सांप्रदायिक निर्वाचन दे देना, फिर 1919 में और इसका प्रसार करना।
पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिकों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुंचाए। सोचो, ये है, यहाँ से जहर फैलना शुरू होता है। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिता को क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति ने अस्मिता को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिता से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदाय के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई। हालांकि भारतीय राजनीति में पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए और नहीं हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। प्रत्यक्ष देन नहीं है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से है, ये चीज़ याद रखना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशक में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, सबसे बड़ा सोचो गोरक्षा आंदोलन जो आज भी चल रहा है। जैसे देखना बीजेपी जहाँ पे भी आया है, ये गोरक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग, ये चीज़ याद रख लेना। और सोचो ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों मतलब जब से चल रहा है। और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिश है, यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना। ये देखो फिर अभी बीजेपी राज में है। तो मतलब समझो, ये इस टाइम की आइडियोलॉजी उस टाइम भी काम कर रही थी। जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू के 1923 के तबलीग प्रचार और तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। अब ये क्या बीजेपी जो है कि भाई देश के नाम पे, मतलब वोट के नाम पे वोट जो मांगती है धर्म के आधार पर मांगती है, तो समझ पाते इससे क्या होगा। सांप्रदायिक दंगे इसलिए तो हो रहे हैं। आप बीजेपी राज में उठा के देख लीजिए, जब भी स्टार्टिंग से लेके जब भी बीजेपी शासन रहा है तो देखना कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे के से समुदाय के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा के परेशान करने वाली स्मृतियाँ भी निर्मित होती गई। जैसे गुजरात में जो कांड हुआ, मस्जिद के सामने संगीत, किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत की बजाय जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। अब देखो ये अभी आज ही कल ही शायद वो बागा बागेश्वर धाम है, उसने जो भी है कल उसने कुछ बोला है कि भाई पटाखे छोड़ने से कोई किसी धर्म को ये ताजिया वाजिया निकालना, तब तो हम गुस्सा नहीं होते। मतलब भाई तुम आप अपने आप में सुधार कर सकते हो तो करो, तो आप दूसरों को कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, मतलब क्या होता है इससे है ना, लोगों को अच्छा लगता है, ये देखो हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, हमारे हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा है। ये नहीं देखते कि इनडायरेक्ट वैसे नफरत फैला रहा है, आप लोगों को अलग कर रहा है। भाई आप अपने समुदाय से आप वो करो, यही तो गलतियाँ है। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे साधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा है। सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोग घर कभी नहीं उजड़े। पहले की सांप्रदायिक राजनीतिक विभाजन में गुणात्मक फर्क है। और बंटवारे समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा कि वो आखिर में ऐसा क्या हुआ था। अब ये देखिए याद रखना, ये जीएस का जो 1 है सिलेबस, सांप्रदायिकता वाला टॉपिक भी है आपका इंडियन सोसाइटी में, तो ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक है, बालिका, आप युवा भी है, आप किसी गांव के, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी भी हैं, और आप कुछ विशेष भाषा भी बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फ़र्क होते हुए इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश कोई ना कोई धर्म और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिताओं के कई अवलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती है। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। यही है ना कि आप जब वोट या जो भी है आपकी सारी राजनीति जो है धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहे, तो वो सांप्रदायिकता होती है। फिर उससे जब दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो, सांप्रदायिक जैसे अभी चल रही है सब, क्या हो गया, अब जो राजनीति चल रही है वो इसी मुद्दे पे तो चल रही है। हाँ वो तो है ही, सांप्रदायिकता का है ही। अब सांप्रदायिकता का माहौल जो खराब होते हुए देखोगे बीजेपी के राज में, हमेशा देखोगे। पर कांग्रेस की भी गलती है भाई। कांग्रेस फिर क्या होती है ना भाई, तुष्टिकरण की नीति करती है। वो क्या कम है क्या? जब वो तुष्टिकरण की करेगी तो फिर बीजेपी वाले जो करेंगे भाई, हम भी हिंदुओं को बचाएंगे फिर तो वही है, सब अपने अपने वोट बैंक की लेकिन वो तो नहीं करती ना, जैसे तुष्टि आप बोल रहे हो
जैसे वो एक पक्ष को तो बिल्कुल नकार ही देती है ना, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की सरकार में हाँ वो है, परंतु वो आप ये भी तो मुस्लिम सोचिए को ना कि सपोर्ट वो, करते, तो इसका अरे मतलब नहीं, ये थोड़ी नहीं कि वो हिंदुओं को बिल्कुल अलग कर देते हैं, साइड कर देते हैं, हाँ उनका वो उनका बात पक्ष उनको। सही है, वो बात आपकी सही है, पर आप ये भी तो सोचिए ना कि मौका जब आप दोगे, जैसे आप देखना मुसलमानों में कभी भी, उनको अगर उनको जैसे पता है बीजेपी राज है तो वो ज़्यादा मतलब उनको पता है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, अभी हमारी आवाज़ भी नहीं सुनी जाएगी, है ना। पर यार रखना जैसे कांग्रेस सरकार है तो उनको पता है कि कांग्रेस सरकार हमें समर्थन करेगी चाहे हम गलत चीज़ें ही करें। तो हाँ वो तो फिर है, हाँ तो फिर वो चलता है। हाँ तो फिर आप बताइए, तो ये भी हाँ गलत तो है वो ना। गलत, वो उनकी उनकी गलत है ना, फिर उनको ये रहना चाहिए कि भाई जैसे जो धर्म है, जो धर्म सिखाता है कि तुम्हें कोई एक गाल पे मार रहा है तो तुम दूसरा वाला भी आगे कर दो, तो वो तुमको सिखाता है, तो फिर जब तुम्हें लग रहा है कि हमारी सुनवाई हो रही है, तो तुम फिर उसको गलत मत करो, जो सही है सही हाँ से रहो, तो वही आगे वही उनको वही मत बात है बढ़ाओ। ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस ऐसा करती है तो समझ बात है बीजेपी फिर हिंदुओं के समर्थन में जाएंगे, और जब हिंदू समर्थन में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है फिर ये सांप्रदायिकता का प्रचार होगा ही ना। गलत तो भाई दोनों ही गलत है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, सही तो यही होना चाहिए जो व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, गलत तो गलत है भाई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप किसी राजनीतिक पक्ष से, वोट बैंक की राजनीति से उसका ये पक्ष नहीं कर सकते अरे हाँ नहीं ये मुस्लिम है या ये हिंदू है तो ये गलत काम कर ही नहीं सकता। भाई जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है। तो वही तो बात समझने की बात है ना। सांप्रदायिक राजनीतिकों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए, वे इसे स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग इसी पहचान लेकर पैदा हुए हो। भाई कोई लंगोटी बांध के नहीं आता है, भगवान जब पैदा होता है तब इंसान नंगा ही जाता है, नंगा ही आता है, मरता तब भी नंगा ही जाता है। तो इसे समझो ना, ये बाहरी जो ढांचा है धर्म का, टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, भगवा धारण करना, तिलक धारण करना, ये सब क्या है, ये इंसान ने ऐसे बनाया है। तो जब लोग अपनी पहचान के लिए जब लड़ने लग जाते हैं तो भाई भाई पहचान तो ख़त्म, कभी पहचान तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मुसलमानों की जो टोपी है वो हिंदू पहनने लग जाएगा। पर भाई इन पहचान के लिए आप क्यों लड़ रहे हो, ये तो सबकी अपने धर्म धर्म की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं को तुम खत्म क्यों करना चाहते हो, सब अपने अपने रहना, परंतु भाई उद्देश्य समझो, वो क्या उद्देश्य है। पर वही है, लोग अपनी आइडेंटिटी को सर्व करने के लिए, जैसे अभी चल रहा है कि भाई नमाज जो है सड़क पे क्यों पढ़ी जा रही है, पर मेरे के समझ में नहीं आता कि भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे रामलीला या कोई रथ यात्रा निकले वो भी तो सड़कों पे निकलती है। अब इसके लिए तुम किसी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दो तो वो तो वही हो गया ना कि आप जो मतलब क्या बोलते हैं कि जिनकी संख्या ज़्यादा है वो अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। तो गलत दोनों ही जगह है ये। या मान के चलो कि जैसे मान के चलो हाँ ये भी होता है, जैसे बहुत बार जैसे मुस्लिम इलाके होते हैं तो वहाँ से मान के चलो कोई रामलीला कुछ भी निकल रही है तो उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, मतलब ये भी गलत है। भाई जो गंगा जमुना जो संस्कृति है उसमें क्या है, भाई मजहब सबके अपने अपने हैं, सब आप अपने मजहब का पालन कीजिए, पर मजहब के कारण कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, मजहब के कारण लड़ाई हो रही है। और इसीलिए मतलब आया था कि लड़ाई हो, हाँ वही ना धर्म बात है ना, इसीलिए आया। धर्म तो इसी यही तो छिपन वही ना, बोलते सोचो लोग धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो क्या ही मतलब है। मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए, मानो अस्मिता इतिहास और समय के दौर से गुजरती हुई बदलती नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, वो समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता ऐसे चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिक राजनीतिता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा को राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदाय में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वो विरोध और झगड़ों के बीच बो रहा है। जैसे देखो ये साफ लिखा है, जैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ये समझ लो ये सांप्रदायिकता का बीज बो दिया आपने। अब स्वाभाविक बात है जो मुस्लिम समुदाय उसको तो लगेगा ना भाई हिंदू, भाई हम भी है यहाँ पे, तो वही दिक्कत है भाई, दिक्कत बहुत बड़ी है ये। मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम सम्राट वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी
और एक ही चीज़ याद रखना जीवन में, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो राजनीतिक समुदाय जो होते हैं, जो भी हो भाई, इनसे है ना इनका ही पेट भरता है। आपको लड़ाएंगे मराएंगे सब कुछ होगा, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका फ़ायदा ही रहता है हमेशा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये अपनी रोटियां सेकते हैं, पर वही है भोली वाली जनता होती है इनके लिए, अरे धर्म की बात आ गई अब तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, साले ये नहीं सोचते कि भाई तुम मर जाओगे मिट जाओगे, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अरे धर्म कोई कमा के तुम्हें देता है क्या? मेहनत करोगे तो कमा के खाओगे। वही है ना, लोगों के ऐसे कचरा भर दिया जाता है धर्म के नाम पे, तो फिर लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है ना, कोई माँ बहन दिखती है ना कुछ दिखता है, बस धर्म। तो भाई धर्म को इतना अंधभक्ति नहीं बनना देना चाहिए, अपनी विवेकशीलता को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, अब जैसे वो सीजीआई पे जिसने अटैक किया, वो क्या धर्म की अंधता ही है ना, कि विष्णु को ऐसे कैसे बोल दिया इसने, हमारे हिंदू धर्म का मजाक क्यों। अरे भाई टॉलरेंस होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला अपना विचार बदल दे। अगर आप ये चाह रहे हो कि सामने वाला अपने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जीवन जिए, तो फिर ये बहुत गलत है, ये चीज़ याद रखना। और सबसे बड़ी वो है कि सर सरकार छुट्टी बैठी है एक साल। ये तो सब जब मौन समर्थन, तो मौन तभी तो उन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है। अभी उसका पकड़ के 2 डंडे पड़ते उसको, तो फिर सोचो क्या हाल होता है, किसी हिम्मत होती, पर सरकार कभी करती है ऐसा? कभी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की राजनीति है। प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास ही था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे, उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई, मतलब मिलजुट के। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब के सोचो, उत्तर पश्चिमी सीमा समझ रहे, पाकिस्तान जो आज है वहाँ सोचो उनको कुछ भी सीटें नहीं मिली थी, पर सोचो बाद में 10 साल के अंदर अंदर 8 साल के अंदर अंदर ये पाकिस्तान का निर्माण कर देते हैं। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में सिर्फ उसे 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। यहाँ तक कांग्रेस का वर्चस्व था, पर बाद में यही तो दिक्कतें हुई है। यहाँ से अब देखना, कल भी पढ़े थे अपन कि बाद में कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और लीग को टाइम मिल गया अपनी जड़ें मजबूत करने का। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। इससे एक और भाव गया कि भाई कांग्रेस तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी। और ये बात अगर आप देखोगे ना, क्योंकि वह अल्पसंख्यक है, आज भी आप देख लो ना, कितने मुझे बता दो संसद में कितने हैं जो एमएलए हैं, एमपी है, आप खुद देख लो। ये बात तो सही है, मतलब वो नहीं आता जो उनको दूर दृष्टि वहां से फील हो रहा था, क्योंकि वही था ना कि बाद में लोग अपने जैसे अभी सरकार आ गई है तो वो होता तब भी। मतलब वही ना, लोकतंत्र होने के बाद में कितना रिप्रेजेंटेशन है। बीजेपी देखो, बीजेपी सरकार है, वो कभी मुसलमानों को कभी अपना कैंडिडेट ही नहीं चुनती है। अब जो सोचो कि, और वही सरकार चला रही है, पिछले 10-11 सालों से सरकार चला रही है, और जिसमें एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं हो वहाँ पे। वो पहले मुख्तार अंसारी जरूर था, अब उसको भी तो हटा दिए, पर सोचिए आप, तो उस समाज का तो प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, और जब उस समाज का प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो तो वंचना का अभाव रहेगा हमेशा। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है ना, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे फ्रांस में तो कोई भी मुसलमानों के हक में बात करने के लिए सरकार में है ही नहीं। हाँ वही ना, तो नाम ही करना पसंद नहीं करते। हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है, तो कितना बड़ा वो वंचना का अभाव है। मतलब होना भाई सबका चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई होना चाहिए। यही तो बात है कि आप चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो भी हो, कुछ भी हो, परंतु आपको हर प्रतिनिधि, जो समाज का जो वर्ग है उसको प्रतिनिधि देना ही होगा। नहीं दे रहे हो तो बहुत गलत बात है। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी सोचो वो अपना वोट बैंक कभी नहीं, कभी चाहे मुसलमानों का पूरा इलाका हो, वहाँ से भी हिंदू को खड़ा करेगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। ऐसी समझ है कि पीछे लोग लीग की मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है, परंतु जिन्ना की जीत के लीग को मुसलमानों को एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूरी थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी।
परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी नई सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखो मैं बता रहा हूं कांग्रेस की गलती है, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस को खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। नहीं कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ी गए थे। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की तो छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता। ये है कि कांग्रेस सदस्य होते वो क्या हो रहे हैं, आरएसएस का सदस्य बन रहे थे। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते, तब जाके यहाँ से सेपरेशन होता है। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में आरएसएस नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, और आज सोचो तो करोड़ों में है इनके पास। उनका विचार था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। ये आज भी मानते, जो हिंदू राष्ट्र की मांग इन्हीं लोगों की तो है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी, तो यही बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा कारण रहा। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 47 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ होती है। अब पाकिस्तान का नाम ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है पार्टी वार्टी के बारे में, 2023 में पूछा गया, पर पॉलिटिक इंस्टीट्यूट डायरेक्ट दिया हुआ। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के अथवा पाकिस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से देख रहे हो एक से ऐसे बनाया नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 से 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली ने नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का सपन समझ के खारिज कर दिया। पर सोचो कितनी बड़ी भूल थी, और वो बाद में पाकिस्तान बना भी। पाकिस्तान का प्रस्ताव पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 की मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस स्पष्ट प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान थे, ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। सोचो ये मुस्लिम खुद विरोध कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान मतलब यह है कि पंजाब ने खालिश मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों को माना कि पाकिस्तान गठन के मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों का एकीकृत शीतल और भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। मतलब जैसे होता है भाई एक अलग से राज्य बना देने की, उसको स्वायत्तता दे दो, तो वो उस तरह की मांग करे थे तब भी, परंतु तो ऐसे नहीं कि भाई हमें अलग से पाकिस्तान ही बनाना है। 1945 के बाद जो कैबिनेट मिशन आता है ना 1946 में, उसके बाद में फिर तो ये तो भाई चल लड़के लेंगे अब तो पाकिस्तान। 1946 में जब प्रत्यक्ष
बोलते हैं क्या आज़ादी दिवस, तो वहाँ से दिक्कतें होती है। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940 मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों को फिर से ऐसा संयोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होगी। अब यहाँ से धीरे धीरे मांग करने लग गए। विभाजन का अचानक हो जाना, पीछे हम देख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका भी सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजी स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक बातें कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। अब दूसरी बात, उनको ये दिक्कत थी यहाँ से अंग्रेज जा रहे हैं, अंग्रेजी शासन खत्म हो रहा है, कांग्रेस का शासन आ जाएगा। और कांग्रेस का पहले जो रवैया था वो एकदम खतरनाक था मुसलमानों को लेके, इसीलिए इनको लगा कि भाई अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो स्वाभाविक सी बात है ख़त्म करना ही पड़ेगा और एक अलग पाकिस्तान की मांग जरूरी होगी। तो ऐसे नहीं, देखो कभी भी इच्छा रखना, कोई भी जो चीज़ें परिस्थितियाँ होती है, अपन आज गाली देते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान विभाजन ऊपर, उससे पहले सोचो कितनी सारी गलतियाँ हुई है। लोग ये नहीं देखते हैं, लोग किसी भी मतलब होता है ना कि भाई दोषारोपण करना बहुत ईजी होता है, पर आप ये सोचो कि पहले क्या क्या गलतियाँ हुई है। भाई कांग्रेस की भी गलतियाँ है, अंग्रेजों की भी गलतियाँ है, मुसलमानों की भी गलतियाँ है, सबकी गलती है, जिन्ना की भी गलतियाँ है। पर वही है ना, व्यक्ति फिर एक व्यक्ति स्पेस को गलत बता के आगे बढ़ जाना वो गलत है ना। गलतियाँ सबकी थी, आरएसएस की भी गलतियाँ थी। जब 1945 में दोबारा वार्ता शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी, जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में मतलब यह पूर्ण स्वतंत्रता की शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में चर्चा टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। तो वही पटक निर्वाचन की बात करने लग गए। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वोटों की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग को पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिम पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्ट को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। आज भी है ये पार्टी। नवंबर 1939 में बादशाह के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमेशा सिगरेट पीता रहता था यार, इसीलिए मर जाता बहुत जल्दी जैसे भारत में वो क्या बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़्यादा साल नहीं जिए, ऐसे ये पाकिस्तान में ये भी नहीं जिया ज़्यादा साल। यही होता ना कि आप इतनी लाशों के ऊपर ताज पहनना चाह रहे हो तो कैसे पॉसिबल है। तो आखिर में हुआ, इनकी डेथ हो जाती है कुछ, ये भी ज़्यादा साल नहीं जीता है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 51.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में आए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को ही ऐसी बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। अब देखो कहाँ से कहाँ इनका बेस बढ़ गया। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वो भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी, लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी की केवल 10 से 12% तबके को इस प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल % लोगों को ही मताधिकार मिला था, मतलब कुछ ही प्रतिशत, यानी यहाँ ये 1% है। तो स्वाभाविक बात है, जब मत ही सीमित होगा तो स्वाभाविक बात आप कैसे आधा लगा सकते हो कि लोग क्या चाह रहे थे। ये था मतलब
ये भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सब लोगों को राइट था ही नहीं। वो तो आज़ादी के बाद भारत में मिला है लोगों को, नहीं तो कहाँ था भाई। इसलिए बोलते हैं ना, वोटिंग राइट अपने को इतना इजी मिल गया है ना, अपन उसकी कदर नहीं करते हैं। जिसमें मैं तो सबसे बड़ा हूँ मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। पर वो कारण है नहीं कि भाई मैं यहाँ, पहली बात, मैं जब वोटिंग होता तो मैं दिल्ली ही रहता हूँ, क्या ही करूँ। जब मैं पहले वोटिंग होती तो मैं छत्तीसगढ़ था। तो गलती जाने अनजाने चाहे मेरे से है, पर जो भी है, पर मेरा मानना कि ऐसे ना, मतलब आप चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि भाई ऐसे लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं, परंतु परिस्थिति सभा इस बात है कि भाई वोट देने के लिए तो स्पेशल लोग जाएंगे नहीं ना अपने गाँव। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इस इलेक्शन कमीशन को सुधार करना चाहिए कि हाँ, ई वोटिंग जैसे प्रयास किए जाने चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। विभाजन के संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इसे कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले 30 स्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें बात हकीकत तो ये रहने वाला था, जिसमें केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर थी। ये डायरेक्ट ईपीजी 2022 के क्वेश्चन देखना, काफ़ी कमज़ोर थी और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता था। सेंटर को याद रखना कि ओनली ये पावर दिए गए थे। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभा को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों का समूह क वर्ग में, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह ख और पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह ग में रखा गया था। प्रांतों के खंडों या समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन ये समझौता ज़्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लेकिन मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग के पास भविष्य में संघों से अलग होने का एक अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के सभी स्पष्टीकरण से भी सभी संतुष्ट नहीं थे कि शुरुआत में ही यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदलती परिस्थिति में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया। मतलब तो जरूरी है, कोई सोल्यूशन बचा ही नहीं। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता त्रासद, मगर अवश्य भी इम्पॉसिबल जो भी है परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी उठकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। ये है खान अब्दुल गफ्फार खां। NWFP में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी की या सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में। सुशीला नायल और अमृतोष सालवे के साथ अक्टूबर 1938। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को असली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का करने फैसला किया। यही है, यहाँ से पाकिस्तान की मांग एकदम खतरनाक हो जाती है। अब तो लड़के लेंगे। पाकिस्तान ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा, जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हज़ार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं भाई, कलकत्ता सड़कों अगस्त 1940 लोहे की छड़े और लाठियाँ ले फंसे दे, मतलब कोई भी आओ मार दो भाई। कितनी खतरनाक चीज़ है ये दिया है देखा जाए, जिसमें 1941 के मुस्लिम बहुल इलाके याद को देखो, आज का जो पाकिस्तान है वैसा ही है। ठीक है, इधर ये देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है वे असम ही है। 1941 हिंदू बहुल इलाके ये सब बिहार, ठीक है, झारखंड वारखंड उड़ीसा, ये जो भी है इस बेल्ट में। राजकुमारों की रियासत, ये जो नीला दिख रहा है आपको, राजकुमार रियासतें थी यहाँ पे, प्रावधान नहीं किया गया था। बीएड में एक आवाज़, महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीएड में एक आवाज़ जैसी है, लेकिन फिर भी विभाजन की सोच का विरोध करने ही लगे। मतलब समझ पाता कि वो गांधी जी कभी नहीं छोड़ेंगे विरोध करना, वो लगातार विरोध करते रहेंगे। क्योंकि इसीलिए देखो ना, आज़ादी के बाद भी गांधी जी समर्थन में नहीं थे।
विकास और विरोध करते रहे, किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वही दिन देखना चाहता हूँ कि जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल जा रहा हूँ कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूँ। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी पे उपजे हैं, उनका खून एक है और एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसका पापपूर्ण करते कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तो भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही मेरे दहे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, परंतु मुझसे इससे बात नहीं मनवा सकते जिससे मैं गलत मानता हूँ। ये अपन देख ही चुके थे। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी। अब ये देखो गलती। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यह सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझ कर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है, इसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे कमोबेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी वे भद्र लोग बंगाली हिंदुओं को जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था वह मुसलमानों की स्थायी गुलामी। उनके एक नेता यही शब्द कहते कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सोचो, नोआखाली जो होता है 1946 के उपरोक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए। कानून व्यवस्था लॉ ऑर्डर खत्म हो गया क्योंकि सब लोग जनता जो है सड़कों पर निकल आई थी। और जब सड़कों पर निकल आती है सब एक सी बात है, कानून व्यवस्था फेल ही हो जाती है। अब किसको पकड़ोगे, किसको मारोगे, क्या ही करोगे। एक गोली भी नहीं चलाई गई। मनु ने जो लिखा, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को सिर्फ साल वैसाई शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाज़ारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट में अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया। अब सोचो कि उस टाइम जब ऐसे कंडीशन आज अगर हो जाती है तो कितने लोग मरे होंगे भाई। तो लॉ एंड ऑर्डर कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई टोकने वाला है, जो मिल रहा है उसको मारा जा रहा है। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। उसका ये कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय भागलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंड्रेल मनु नामक एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी, पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला दो चौतरफा रक्तपात में डूबा था। अंग्रेज अफसर को सोच नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना ही नहीं चाहते थे, हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशत ज़्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारी को पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों को मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरों को समुदाय पर हमले भी किए। अब सोचो कि समाज बात है कि आप इस आधार पर झगड़ा कर रहे हो तो बहुत गलत है ना। नोआखाली महात्मा गांधी की झलक पाने की इकट्ठा होने वाले लोगों को हुजूम सोचो। गांधी जी के लिए लोग जब फास्ट रखते हैं वहाँ पे जाके, ताकि शांति की स्थापना हो। तो याद रखना है जी, गांधी जी परमानेंट लीडर है भाई। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए आदमी को बहादुराना कोशिश से आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित है कि लोगों को हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। और मेरा ही मानना है कि किया जा सकता है, पर एक लेवल तक होता है, फिर उसके बाद में चीज़ें खराब होने लग जाती है। जैसे गांधी जी के साथ हुआ, फिर आखिर में गांधी जी को मार दिया गया क्योंकि लोग यहाँ विचारधाराओं को सहन नहीं कर पाते। वे पूरी बंगाल के नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गाँव में, उसके बाद कलकत्ता, दिल्ली के
झुलसी झोपड़पट्टियों पर की यात्रा निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारे और हर जगह उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इस तरह ने स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। यह जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद दहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1941 दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया, मतलब जैसे आज़ादी मिल गई। दहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, अब दिल्ली बच जाएगी। गांधी आ गए। तो बिहार में दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 28 नवंबर 1947 गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की सभा को संबोधित करते गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल दहल कहलाने वाली चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात है और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों के शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते गए। मौलाना आज़ाद ने लिखा कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों की सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नया नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म होगा। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। अब देखो, बंटवारे में हमेशा याद रखना औरतों को ही नुकसान होता है। तेरी तो कितना बड़ा चैप्टर है ये। बंटवारे में औरतों की बरामदगी पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभव के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनका अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं है अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई मानते हुए उनके लिए नए परिवार से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों के स्थान पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों का बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से, 8,000 हिंदू व मुस्लिम सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर ख़त्म हुई। तो खुद ही सोचो भाई, सभा की बात, महिला रिप्रेजेंटेशन जब हो गए नहीं तो कौन उसकी आवाज़ सुनेगा वहाँ पे। इज्जत की रक्षा विद्वान ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण और शारीरिक मनोवैज्ञानिक खतरे काल में किस तरह की समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था। इस मर्दानगी जन, औरत और ज़मीन पर मालिकानी से तय होती थी। उत्तर भारतीय किसानों समाज में एक खासा पुराना विचार है। मर्द का पुरुषतंत्र उसकी इस काबिलियत में निहित होता था कि वह अपनी चीज़ों यानी जन और ज़मीन औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर टकराव शुरू होता है और अक्सर ही औरतों में भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती है। इसलिए कई बार जब पुरुषों के यह भय होता है कि उनकी औरत, बीवी, बेटा, बहन। अब सोचो कि मतलब ये लोग जब भी कोई आंदोलन करता है भाई, वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, पर वो नहीं देखते। सर ये ना जो ये था, ये मेरे ऑप्शनल में है। जो बेटी है ना, राजेंद्र की बेटी, तो उसके बारे में पूरा वो लिखते हैं स्टोरी करके। तो उसमें बताया गया कि जो ये औरत
ले औरत थी ना, तो उसमें बोलते मुगवा औरत, मतलब अगवा की हुई औरत। तो जब इनको वापस भेजा गया ना, तो इनके घर वालों ने इनको पहचानने से भी मना कर दिया कि हम नहीं जानते, मतलब एक अरे रिस्पेक्ट तो वाला वो। बहुत बहुत औरतों के साथ हुआ था ये। कारण क्या है ना कि जैसे उनकी इज्जतें लूट ली हाँ, गई। अब तुम फिर समाज एक में मुहिम भी चलाई गई थी इसके लिए कि मतलब जो ये है अपनाओ इनको। तो उसके बारे में बताया कि मतलब कि इन्हें जैसे जो मुहिम चला रहा था उसकी बीवी भी अगवा थी, तो फिर उसने उसको मना लिया था, मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तो फिर उसकी पूरी डिटेल्स दिखाई गई कि मतलब एक औरत किसी के साथ रहने से फिर वो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो उसके साथ उसको अपना तो लिया था, लेकिन उसको अंदर से उसको झिझक हो रही थी। तो एक पूरा वो दिखाया गया है, तो यही है वो। इसीलिए बोला जाता है अपना इतिहास किसी को नहीं बताना चाहिए। शादी के तौर पे तो खास तौर से। नहीं, तो वो तो उनको पता था ना। वो नहीं तो बता रहा हूँ एक वहां से बात, ये वापस जो आई। आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। भाई लोगों की मानसिकता ठीक है, आज भी ऐसी देखो, ही है। आज भी ऐसी ही है। वो उसका है लाजवंती का, लाजो पस थी पस उजड़ गई, मतलब वो आई उसके घर में वहां से, पाकिस्तान से वापस इंडिया, लेकिन वो फिर उसको अपनाया, घर में रखा, लेकिन एक उसको देवी की तरह। वो वो उसको बोलती है कि मेरे से जैसे तुम झगड़ते थे ऐसे झगड़ो, लड़ते थे ऐसे लड़ो। लेकिन वो उससे कोई बहस नहीं करता। वो बोलती है कि किला जो बस एक पास उजड़ गई, मतलब जैसे बसी घर में आके वैसे उजड़ गई, तो इसको वो मिल ही नहीं रहा था भाव। तो ये बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर एक वही बताया गया है कि इसलिए कई बार जब पुरुषों को भय था कि उनकी औरतें, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को मार डालते थे। सोचो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, महिलाओं पे शोषण ऐसा नहीं कि बाहर वालों ने ही किया है भाई। घर वाले देखो, घर वाले यहाँ पे। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप कोई सी भी सभ्यता, कोई सा भी कल्चर, कोई सा भी धर्म देख लो, शोषण महिलाओं का ही होता है। क्या आप हिंदू अगर उनको पता होता कि ये हमको मार डालते हैं तो क्या वो आती। अब देखो यहाँ पे जैसे वही चीज़, जैसे राजस्थान जो जौहर करते हैं, जो जौहर कहते हैं, और आज उनको अरे कितने भाई, अरे भाई आप समझिए वो क्यों मर रही है। ये कायरता नहीं, मतलब समझिए कोई बात। उनको मरने की ज़रूरत क्या है, और वो क्यों मरे। अगर कोई पुरुष टच कर देता तो क्या क्या समाज की नैतिकता स्त्री पे टिकी है क्या। पुरुष तो किसी औरत को टच कर देता तो उस पर नहीं होता कुछ। तो वही बात है ना। उर्वशी बटालिया ने अपनी पुस्तक दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खलासा गांव के एक ऐसे दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। बताते कि तकसीम के समय सिखों की इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सोचो, ये भी बचा है ना अभी, है ना। हाँ, वही तो मैं देखूँ, कुछ तो बचा है। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसलों को बहादुर से स्वीकार किया, बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब भी उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद कर देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत को रास्ता चुनना पड़ा। ये वही ना बात भाई। हर कौन मरना चाहता है यार। मतलब आप खुद समझिए, ये सब फालतू की बातें हैं। समाज में सब महिमा मंडन कर दिया जाता है, ये सब फालतू की चीज़ है। वही है ना, अपन कौन समझेगा इस दुख को। औरतों की बरामदी का मतलब क्या था। प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब के एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास की पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मुल्क की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। एक घटना ऐसी हुई कि बटाले के दौरान मारकाट बचाने वाला एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली ज़िंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका एक बेटा भी हुआ। पर जल्दी अपहृत औरतों को पता लगा कर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। अब देख लो,
उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इस खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए, सोचो। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानूनी अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता में यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव का बागा के पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नज़दीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं होने देगा। उस गड्ढे में उसने अपने हाथों से पत्नी की जचगी कराई, मतलब बच्चा पैदा करवाया। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उससे छीन लेंगे। सोचो, लोगों ने मौत को गले लगा लिया। मैं फिर बार बता रहा हूँ भाई, इतिहास बहुत खराब रहा है, और फिर भी महिलाएं, धर्म, ये सब चीज़ें। भाई बलि का बकरा जैसे होता है ना, कभी याद रखना, जैसे आजकल गाँव में खूब चलता है नवरात्रे में बकरा, या ईद पे जैसे बकरे को बलि दी जाती है। हाँ, उससे अल्लाह खुश होंगे, देवता खुश होंगे। तो वैसे ही औरतों की बलि दी जाती है किसी भी चीज़ में, याद रख लेना। इतिहास आप कैसे भी उठा के देख लीजिए। क्षेत्रीय विविधता है, औरतों को ना एक पशु के तुल्य माना गया है। अब देखो ना, ये सारा जो घटनाक्रम इसमें क्या है क्या ही करोगे। क्षेत्रीय विविधताएं अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाकों से संबंधित है। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता और नोआखाली में 1946 में जनसंहार हो ही चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया। हाँक दिया मतलब समझ रहे हो, जानवरों की तरह। ये वर्ड समझो, हाँक देना। नहीं, अब वो कर दिया, वो डिस्चार्ज होने लग गया था। हाँक देना मतलब होता है जैसे जानवरों को एक बाड़े में हाँक दिया जाता है, सोचो, जानवरों की तरह। और यह सब कुछ 1946 और 48 के बीच महज 2 साल में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर अब प्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वो इतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया और 1972 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है, इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। अब सोचो ना, अगर भाई धर्म के नाम पे अगर वो बना था तो अलग क्यों हो गया था? सीधी सी बात है, सांप्रदायिक राजनीति, संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा का जन्म था पाकिस्तान, तभी तो बांग्लादेश बन गया ना। हताश चेहरे 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों में से आने वाले शरण थे। सोचो, इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभव में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया। देखो, हमलावर औरतों को देह को जीत जाने वाले इलाकों की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों का अपमान उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई रूप में सोचो मतलब कि हाँ, हमारी जीत इसमें है कि हमने कितनी महिलाओं के साथ रेप किया, कितनी महिलाओं को छेड़ा। क्या ही करोगे भाई, इतिहास फिर भी लोग ना इतिहास से सीखते नहीं है। महिलाएं तो खास तौर से नहीं सीखती है इतिहास, पढ़ती नहीं। हाँ, तो पाओ वही बात है ना, पढ़ती नहीं है तो पता ही कैसे होगा इसलिए तो बोलते हैं ना, एजुकेशन जरूरी है। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विवाद से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्राय ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाई को किसी एक व्यक्ति या छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है।
उनकी नियति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृत्यों में समय के आक्रोश में भ्रमों लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े उनका दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की विषमता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे और हैरानी के भाव दिखते हैं। उनमें से उम्मीद और उन तरीकों का भी जिक्र होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार सादात हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक देश में बंटवारे से अपनी उथल पुथल के नतीजों का स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के समुद्र से अनोखी आबों वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एकजुट धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रहेंगे। जज्बे इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातें को मैंने अपनी किताब सियाही हाशिए में लिखा है। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव है कि आप मिंटो राजेंद्र सिंह बेदी, जो तुम बोल रही थी, ये है ना वो? हाँ वही है। हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी, इन्होंने पूरा खाना लिखा है। इंतजार हुसैन उर्दू में लिखा, बिशम सहानी है, कमलेश्वर है, राही मसूम रजा है हिंदी में लिखा, नारायण भारती सिंधी में लिखा, संत सिंह सेको पंजाबी में लिखा, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वली उल्लाह बंगला में लिखा, ललिता अंबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम में, अमिताभ घोष और वापसी सिंधु अंग्रेजी ऐसे लेखों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू, बंगाली विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी है। संभव है कि इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहिए। इस दिशा में आप ऋतु घटक, मेघे ढाका तारो, सुवर्ण रेखा, एमएस सत्यु, गरम हवा, गोविंद निहालनी, तमस और अभी तन्वी द्वारा निर्देशित नाटक जैसे लाहौर नहीं देखा जो हम जमिया ही नहीं को देख सकते। मतलब जो ये फालतू का काम है, मतलब इसमें बताया गया, अगर आपको थोड़ा अगर वो सटीक बात आप जानना चाहते हो उस टाइम क्या हुआ था तो आप इनको पढ़िए, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और लोगों से अंगूर की छोटी सी टोकरी, कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा डॉक्टर खुशदेव सिंह की ज़बानी। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैं अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्हें बड़ी फराक दिली से मुझे अपना समय दिया। मेरी समझ से अब उनसे सारी रातें रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज़्यादती होगी और ये तकलीफ़ न ही उठाए। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज़ पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि वे सब तब तक वहीं रहे थे। वे सब जहाज़ तक मेरे साथ आए और बिछड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते हुए सैलाब, इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के मेरे पास शब्द नहीं थे। मतलब लोगों के बीच में तो प्रेम रहता ही है ना, लोगपन वही है कि सत्ता लालच इन चीज़ों के बीच में लोग बढ़ जाते हैं, धर्म वरम, पर लोगों के बीच में जो स्नेह है वो क्या ही करोगे। पर वही है कि पर्दा डाल दिया जाता है। जैसे एक पर्दा क्यों डाला जाता है, भाई एक औरत का चेहरा नहीं दिखे, तो वैसे होता है कि आदमी के जो अच्छे गुण होते हैं, ये धर्म, राजनीति, सांप्रदायिकता, ये सब के पर्दे डाल दिए जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता एक दूसरे को। मदद, मानवता, सद्भावना, हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द के एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मरम स्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों में इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस हादसे की अनगिनत कहानियाँ उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नई मौक़ों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों को वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और कई जगह मुसलमानों को गांधी जी पर था। सोचो, ऐसे भी लोग हैं भाई। ये बात है, कुछ लोग तो है जिंदा जो इस देश को जिंदा रख रहे हैं। नहीं तो मर तो सभी गए हैं जिंदा होते हुए भी। भाई कुछ लोग हैं जो आज भी देश को जिंदा रखे हुए हैं।
उनमें से एक महमूद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके मुझे आप अपने अस्पताल में सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा दिए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। सोचो, प्रेम घृणा से ज़्यादा वो होता है मजबूत। ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, मोहब्बत नफरत ज़्यादा ताकतवर होती है 1947 की यादें। इससे पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं को गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले कुछ 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक गए और जहाज़ पर चढ़ते उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मतलब जब उन्होंने मदद किया तो सोचो इसका क्या वो मिला। मतलब तो वही होता है ना भाई, आप यही है, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, अगर आप घृणा फैलाओगे तो घृणा ही मिलेगी। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए था, बल्कि प्यार और सहृदयता की भी जरूरत थी, जो कभी नहीं मिला। अरे ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आज भी अपन सोचो, आज भी इन लोगों के साथ भाई इतना इजी नहीं है। लोगों की मानसिकता को बदलना, लोगों के विचार जिस तरीके के होते हैं, क्या ही करोगे। मौखिक गवाही और इतिहास। पहली बात है ना, दिक्कत ये है ना कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, नहीं तो वो टीचर ऐसे होते हैं, सब बटे हुए होते हैं, एक सांप्रदायिक राजनीतिक विचारधाराओं से ग्रसित होते हैं। तो बच्चों को क्या ही सिखा पाएंगे। जब सिखा नहीं पाएंगे तो बच्चे भी वही जो उनके माँ बाप कर रहे हैं, जो उनका समाज कर रहा है, वो वही करते जाते हैं। उनको ये सिखाता ही नहीं है ना कोई चीज़ सही क्या है गलत क्या है और किस मार्ग पे चलना चाहिए, कोई सिखाता ही नहीं है। जब सिखाएंगे नहीं तो बच्चे क्या ही, बच्चों की क्या गलती है। मौखिक गवाही और इतिहास, क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास के सूत्रों में पिरोया जा रहा है। मौखिक वृत्तांत, स्मरण डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे। इन सबसे तकसीम के दौरान आम लोगों की घटनाएं और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक सहज दौर की चुनौती रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन मुस्लिम लीग या कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए ज़मीन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 से 50 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन की सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वाले द्वारा उस दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना का हकीकत की स्मृति और अनुभव से आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृति, जो कि एक तरह की मौखिक स्रोत है, कि एक खूबी यह है कि उनमें से हमें अनुभवों, स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इसी इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारी हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेजों नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों, फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य, शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों की गरीबी और कमजोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पैसारी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी छोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई दे रही थी। मतलब ये बता रहा है कि उस टाइम जो लोग यहाँ आए थे, अब वो बेचारे कैसे आजीविका अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जिसे ये मालूम न था कि कटक कहाँ है, या हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में, पेशावर में, तो हमने कभी उसके बारे में नहीं सुना ही नहीं कि अनुभव की अपेक्षा अंधकार से निकाल कर अपने विषय के किनारों को फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास इससे मर्दों औरतों के अनुभव की पड़ताल करने में कामयाब रहा, जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता था, शायद स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता है। यह उल्लेखनीय बात है कि क्योंकि जो इतिहास आमतौर पर हम पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन पर और कार्य को अक्सर पहुँच के बाहरी महत्वहीन मान लिया जाता है। ये बात सही है, कहाँ दिया जाता है दर्जा उतना। इसीलिए ना मैं फिर बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। अभी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहासों के बारे में शंकालु है।
वे यह कहकर उसके खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता है। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशेषता के सहारे सामान्यीकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहासकार की वृहद प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महादमन जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया है। इस प्रकार इनमें रुझानों को शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकालने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोध के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तोल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण और कमजोरों के वजूद को जगह देना है तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी की इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि कभी भी जब इतिहास में आप साक्ष्य रखो तो भाई वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि हाँ बीजेपी ये मानती है, वो नहीं, साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। अलग अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के स्रोतों को ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्ट समय भारतीय पाकिस्तानी सरकार द्वारा बरामद की गई औरतों को अदला बदली और तादाद को पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर कुछ क्या बीती, उसका जवाब तो सिर्फ वो औरतें ही दे सकती है। तो वही बता रहा हूँ ना कि इतिहास औरतों क्या ही करोगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद ही आसानी से उपलब्ध नहीं होते, उन्हें भी साक्षरता के जरिए हासिल किया जा सकता है और साक्षरता में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीते के बारे में बात करने के राजी ही ना हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभव कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षरता लेने वालों किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्म संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब ये बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे, इस दौरान उनके समुदाय और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभव को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने की चुनौतीपूर्ण काम करना भी पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन के समग्र वृत्तांत बनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उसे घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में देख सके और उन लोगों के अनुभव को समझ सके जो एक सह खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं और न ही सभी पैदल चल सकते हैं। अभी टाइम पीरियड 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले बातें संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। याद रखना ये सबसे विचार देन है। 1935 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। ये भी याद रखना, पूछा जाता है पीसीएस एग्जामों में। 1979 में क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत के 11 में 7 प्रांतों कांग्रेस मंत्रिमंडल में सत्ता में आया। 1940 में क्या, लाहौर मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून तक ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेती है और यहाँ से दिक्कत होती है। 16 अगस्त कलकत्ता में हिंदुओं और सिखों मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1946 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में इस सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है, भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं, जो भी नोआखाली में। ठीक है, क्वेश्चन मैं भेजता हूँ। अब देखो मतलब मेरा कहना, अब देखो कल लास्ट चैप्टर बचा है, कल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो कल ही बताता हूँ। चलो कोई पे चेक कर देता हूँ अभी।